करें अपनी आज की क्लास? आज की क्लास स्टार्ट की जाए। मैम लाइट नहीं है, किसके यहाँ लाइट नहीं है? आपके यहाँ लाइट नहीं है? चलो, हम कल पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले मैंने कल बताया था ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां हम किसको कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ग्लैंड्स ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो तीसरी होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। दोनों का मिक्स होती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का। उसके बाद मैंने कहा था हमारा चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में कुल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी होती हैं? 9। कल मैंने आपको उनके नाम याद करवाए थे, उनकी संख्या, नंबर्स में संख्या याद करवाई थी, और तीसरा मैंने बताया था उनकी लोकेशन, कि कौन सी ग्लैंड हमारे बॉडी में कहां पे होती है। अब मैंने कहा था कि 9 की 9 ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या बनाती हैं? वो हार्मोन्स बनाती हैं, हार्मोन बनाती हैं। अब आज सबसे पहले हम देखेंगे ये हार्मोन क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, फिर हम एक एक करके इन ग्लैंड्स को, इन ग्रंथियों को पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। चलिए तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहला, मैम ये हार्मोन्स होते क्या हैं हमारे बॉडी में? मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हार्मोन्स बनाता कौन है, तो आप क्या कहोगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां बनाती हैं। अलग अलग ग्रंथि से अलग अलग नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, श्रावित होता है, और ये हार्मोन आके मिक्स कहां हो जाते हैं? ब्लड में, खून में मिक्स हो जाते हैं, है ना। यही तो है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हार्मोन्स होते क्या हैं बेटा? हार्मोन्स को कहते हैं केमिकल मैसेंजर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्मोन्स हमारे बॉडी में केमिकल्स के रूप में होते हैं और ये मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको केमिकल मैसेंजर कहते हैं हमारे बॉडी का। हिंदी में बोलते हैं हार्मोन्स मनुष्य के शरीर के रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। बेटा हार्मोन्स केमिकल्स के रूप में पाए जाते हैं और इनका काम होता है मैसेज ट्रांसफर करना। मैसेंजर का मतलब क्या होता है? संदेश वाहक, संदेश को पहुंचाना। अब आप सोचोगे मैं मैसेज कैसा, तो ये मत सोचिएगा मैसेज किसी इंसान का किसी इंसान के पास लेके जा रहे हैं, नहीं। हमारी बॉडी में बहुत सारे मैसेज होते हैं जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने होते हैं। मेरी किडनी को एक मैसेज पहुंचाना है, किसके पास? मेरे लीवर के पास। तो किडनी थोड़ी ना जाएगा लीवर के पास मैसेज पहुंचाने के लिए, तो वो मैसेज किसके थ्रू पहुंचेगा? वो हार्मोन के थ्रू पहुंचेगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य के शरीर के रासायनिक संदेश वाहक किसको कहते हैं, केमिकल मैसेंजर ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहा जाता है, आप आंसर करके आना, हार्मोन को कहा जाता है। और हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों से बनते हैं और आके ये हार्मोन्स मिक्स्ड कहां हो जाते हैं? खून में, मिक्स्ड इन ब्लड। यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं वो किसके अंदर घुले हुए होते हैं? खून के अंदर ही घुले हुए होते हैं। और जैसे जैसे खून ऑर्गन्स के बीच में जाता है तो बेटा क्या हो जाता है? आप बताएंगे, वो मैसेज वहां पर पहुंच जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर बेसिकली मैसेज दो तरीके से जाते हैं। एक ब्रेन के अंदर सेल्स होती है न्यूरॉन, वो मैसेज पहुंचाती है। दूसरा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ग्रंथियों से बनते हैं और जो खून में मिक्स हो जाते हैं और जो मैसेज को ऑर्गन्स के बीच में पहुंचाते हैं। इसीलिए हम एक लाइन में, एक सेंटेंस में हम हार्मोन को खत्म कर देते हैं कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैम ये केमिकल्स हैं तो किसी ना किसी चीज के तो बने हुए होंगे। जी मैम, है ना। जी मैम, तो किसके बने हुए होते हैं? तो बेटा हार्मोन्स या तो बने हुए होते हैं प्रोटीन के। हार्मोन्स किसके बने हुए होंगे? या तो बने होंगे प्रोटीन के, या हार्मोन्स बने हुए होते हैं फैट, वसा के, या हार्मोन्स बने हुए होते हैं अमीनो एसिड के। कोई भी हार्मोन है वो इन तीनों चीज में से एक चीज का बना हुआ होता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो किस किस के बने हुए हो सकते हैं? या तो प्रोटीन से, ठीक है, या फैट यानी वसा से, या किसी अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से बना हुआ होता है। तो हार्मोन्स की परिभाषा क्या हुई? ऐसे केमिकल्स
जो या तो प्रोटीन या फैट या अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं, जो अलग अलग ग्रंथियों से निकलते हैं और हमारे बॉडी में खून में मिक्स होकर मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, संदेश को, किसी भी स्टिमुलेशन को, किसी उत्तेजना को ऑर्गन्स के बीच में पहुंचाते हैं। इसलिए हम हार्मोन्स को कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बात ये आती है कि मैम क्या कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी, हार्मोन्स की खोज किसने की थी सबसे पहले और किस समय हुई थी? समय था बच्चों 1902 का। 1902 में जीजा साले की जोड़ी थी, देख रहे हो आप, जीजा और साले की जोड़ी थी, जिसमें जीजा का नाम था बेटा स्टर्लिंग, अर्निस्ट स्टर्लिंग, ठीक है, ठीक है, स्टर्लिंग, और इनके साथ इनका साला था जिनका नाम था बेलिस। अब बच्चों जब भी हार्मोन की खोज पूछी जाती है ना, तो बेटा साले को छुपा दिया जाता है और सिर्फ जीजे का नाम आता है ना। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हार्मोन्स की खोज किसने की थी, तो आप आंसर करके आएंगे स्टर्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी 1902 में। 1902-1903 का समय था और बाद में 1905 में हार्मोन शब्द इन्हीं स्टर्लिंग वैज्ञानिक के द्वारा दे दिया गया था, ठीक है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि समय 1900 से लेकर 1903 के बीच का था, लेकिन 1902 में हार्मोन की खोज हो गई थी और 1905 में इन्हीं स्टर्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने, इन्हीं जीजा जी ने क्या कर दिया था, 1905 में हार्मोन शब्द दे दिया था, हार्मोन नाम दे दिया था। इसीलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हार्मोन की खोज किसने की, तो आपको ऑप्शन में स्टर्लिंग ही मिलेगा और आपको स्टर्लिंग ही करके आना है। फुल फॉर्म अर्निस्ट स्टर्लिंग होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टर्लिंग ने खोज की और स्टर्लिंग ने ही क्या किया, आप नाम दिया था, इसका नाम दिया था, ठीक है। चलो अब सुनो नेक्स्ट, पहला कौन सा, कोई ना कोई तो हार्मोन खोजा गया होगा, पहला हार्मोन, इतने सारे हार्मोन्स होते हैं, इनमें से सबसे पहला हार्मोन, तो स्टर्लिंग ने जो पहला हार्मोन खोजा था उसका नाम था सेक्रेटिन हार्मोन। क्या नाम था बच्चों, सेक्रेटिन हार्मोन। तो लिख दीजिएगा, पहला खोजा हुआ हार्मोन था सेक्रेटिन हार्मोन, स्टर्लिंग के द्वारा खोजा गया और इन्होंने ये सारी बातें बताई जो आपकी मैम ने बताई हैं। ये सारी बातें किसने बताई थी, स्टर्लिंग ने बताई थी, ठीक है। चलिए अब बात ये आती है कि मैंने कहा हार्मोन्स किस किस चीज से बना हुआ होता है। हार्मोन या तो प्रोटीन से बना होगा या फैट से बना होगा या अमीनो एसिड से बना होगा। तो इसी के आधार पे हम हॉर्मोन्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। एक नंबर पे जो हॉर्मोन्स आते हैं उनको बोलते हैं हम स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। मैम हमने स्टेरॉइड शब्द बहुत बार सुना है, जो लोग जिम करते हैं वो स्टेरॉइड लेते हैं, है ना, और स्टेरॉइड से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, बात करेंगे हम थोड़ी देर के बाद। तो स्टेरॉइड हार्मोन सबसे पहले होते क्या हैं बच्चों, ऐसे हार्मोन जो किससे बने हुए हों, जो फैट से बने हों, जो वसा से बने हों। और मैंने कहा था थोड़े से पढ़े लिखे लोग फैट को क्या बोलते हैं, लिपिड्स बोलते हैं। लिपिड्स को आम भाषा में, साधारण भाषा में फैट कहा जाता है। तो क्या मैं ये कह दूं, ऐसे हार्मोन जो लिपिड्स यानी कि फैट से बने हुए हैं उन्हें हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेरॉइड हार्मोन किससे बने हुए होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो स्टेरॉइड हार्मोन का नेचर क्या हो गया, इसका नेचर हो गया फैट या लिपिड। ये फैट से बना है तो इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, फैट वाली प्रकृति है ना, फैट वाली प्रकृति है, राइट। अब बात ये आती है कि मैम इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, बस ये आपको उदाहरण याद रखने हैं। एग्जामिनर चार ऑप्शन देता है और चार ऑप्शन देके बोलता है कि बताइए इसमें से कौन सा एक स्टेरॉइड हार्मोन है। तो जरा एग्जाम्पल लिखिए, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, हिंदी में सेम नाम है बच्चों, आगे चलकर ये सारे हार्मोन्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ आपको उनके नाम याद करने हैं। टेस्टोस्टेरोन
दूसरा हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, हिंदी में सेम नाम है प्रोजेस्टेरोन। और तीसरा हार्मोन लिखेंगे आप यहां पर एस्ट्रोजन। अब कोई भी बच्चा ये नहीं पूछेगा मैम इनका क्या काम होता है, अरे यही तो पढ़ना है हमें आगे चलकर। तीसरा हार्मोन है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन, और चौथा हार्मोन है जिसका नाम होता है कोर्टिसोल। क्या नाम होता है? कोर्टिसोल। अब ये मत बोलना मैम इतने खतरनाक नाम कहां से ले आती हो, मैम घर पे बैठ के नामकरण थोड़ी ना करती हैं, ये तो जो है वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे बेटा, ठीक है? आई बात समझ में? तो ये चारों हार्मोन कैसे हार्मोन है? ये चारों स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। यानी कि ये चारों के चारों हार्मोन किससे बने हैं? ये चारों के चारों हार्मोन फैट यानी कि लिपिड से बनते हैं। अब आप कहोगे मैम फैट कहां से आता है? अरे भैया तेल, घी, मक्खन, छाछ, दही, पनीर ये सब खाते हो, इसमें फैट होता है ना? और यही फैट हमारे बॉडी में जाकर हार्मोन्स बनाने का काम करता है। जी हाँ। चलिए अगला, नेक्स्ट, दूसरा हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं उनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। तो दूसरा हार्मोन कौन से प्रकार का हो गया? दूसरा टाइप क्या है हार्मोन का? मैम दूसरा है पेप्टाइड हार्मोन। नाम से क्लियर है, पी से पेप्टाइड और पी से प्रोटीन। तो बच्चों ऐसे हार्मोन जो किससे बने हुए होते हैं? जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं, उनको हम पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं। अब आप कहोगे मैम ये प्रोटीन कहां से आया? अरे दूध पीते हो, दाल खाते हो, है ना, और आप खाते होंगे सोयाबीन खाते हैं, मशरूम खाते हैं, नॉनवेज खाते होंगे जो लोग, उन सब के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है ना? तो आइए जरा बात ध्यान से समझिए कि ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं उनको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मेन स्टार कर लेना बेटा, बहुत बार एग्जाम में आता है। पहला हार्मोन जिसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की प्रकृति क्या है? कितनी बार पूछा है एग्जाम में, अरे भैया इतनी बार आया है ना ये क्वेश्चन कि इंसुलिन हार्मोन किस नेचर का है, इंसुलिन की प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन की प्रकृति क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है। ये अनुराग को बोलो, अनुराग को देखो मैम थ्योरी भी लिखा करो। जी क्या है अनुराग, तुम्हारी फोटो चिपकाई है कि मैंने यहाँ पे? हाँ, कुछ कुछ बच्चे इतने वाहियात आते हैं ना क्लास में, माँ कसम। देखो एक अमित क्या कह रहा है, मैम गुस्सा मत करना बट आपके कल्चर में सिंदूर नहीं लगाते हैं क्या? मैं पढ़ा रही हूँ भाई साहब हार्मोन, और क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, भाई साहब को पढ़ा है मैम सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं। बेटा जब मेरे सिंदूर लगाने से मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले? तुम 3-4 दिन से लगातार मेरी क्लास में कमेंट कर रहे हो। मैंने आपको बहुत दिनों तक मैंने अवॉइड किया आपके कमेंट को, लेकिन भैया सुनो, मैं टीचर पहले हूं, ठीक है, मेरी मर्जी में सिंदूर लगाऊं नहीं लगाऊं। हाँ, क्या हो आप लोग, ब्लॉक करवा दूंगी, गधे के गधे ही रह गए हो तुम लोग। इंसान पहले बंदर था लेकिन कुछ गधे भी थे। बताओ, रोज ये कमेंट करते हैं आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो, आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो, आज फिर आ गया ये। अब तुम लोग बोलते हो मुझसे कि मैम आप इनके कमेंट्स मत पढ़ा करो। अरे यार कोई कब तक ना पढ़े यार इनके कमेंट्स, कोई कब तक ना पढ़े यार। हाँ, तुम मेरे साथ 24 घंटे रहते हो क्या घर में, जो तुम्हें पता है कि मैं सिंदूर लगाती हूँ कि नहीं लगाती हूँ? हाँ, अरे तुम्हारा काम है पढ़ना। हाँ, कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, मैम एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, मैम इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ये पूछो यार मेरे से। तुम सिंदूर नहीं लगाती हो, तुम्हारी शादी हो गई क्या, तुम्हारा बच्चा हो गया? भाई मैं बहुत जल्दी इस प्रोफेशन को ही त्याग दूंगी कसम से, अगर ऐसे बच्चे होंगे तो। मुझे नहीं पढ़ाना लिखाना, किसी कॉलेज वॉलेज में अच्छी खासी डिग्रियां हैं मेरे पास, मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगी भैया, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहती। बताओ, बताओ, इन्हें मेरे सिंदूर की दिक्कत है और रोज हो रही है इनको दिक्कत। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ बच्चों, मैं किसी का इतना जल्दी फालतू का कमेंट रीड नहीं करती हूँ कैमरे पे, क्योंकि मुझे पता है बाकी के बच्चे जेन्युइन है ना।
इनके एग्जाम में आएगा काजल मैडम सिंदूर लगाती है कि नहीं लगाती है ना, बताओ जरा। ये बातें इनकी। और ऐसा ही एक बच्चा था, आज सुबह मैंने इसको डांटा, पता नहीं क्या टेक्निकल टीम को मैसेज कर रहा था, गूगल पे दिया हुआ है कि आरबीसी का आकार गोल है। अरे भाई फोटो भी दिखाई थी कि एकदम पेड़े के जैसी होती है, ओवल शेप में होती है, लेकिन पता नहीं। छोड़ो काजल, आ जाओ, कंट्रोल कंट्रोल। मैं सच बता रही हूँ, ये मैं 3-4 साल के बाद इस मार्केट में दिखूंगी नहीं, मैं खोजने से भी नहीं मिलूंगी मैं, है ना, सच्ची में। सारा मूड खराब कर देते हैं क्लास में। इनको लगता है कि 100 रुपए में बैच खरीद लिया, 300 रुपए में बैच खरीद लिया तो टीचर तो हमारा हो गया, हमारे गुलाम हो गए टीचर तो हर एक बात का जवाब देंगे। हाँ चलो आओ, आइए। पेप्टाइड हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल इंसुलिन। बेटा बहुत बार एग्जाम में आता है इंसुलिन का नेचर क्या है, इंसुलिन की प्रकृति क्या है। अब प्रकृति से मतलब ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना है, तो इंसुलिन का नेचर क्या हो गया? प्रोटीन नेचर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे बेटा। अगला दूसरा आपको लिखना है इंसुलिन के बाद दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। अब ये मत पूछना कि मैम ये हार्मोन क्या करते हैं, अरे यही तो पढ़ना है आगे चलकर, यही तो पढ़ना है आपको। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और तीसरा, और हाँ, जो आप कल्चर की बात कर रहे थे ना बेटा, मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार है। मैं हिंदू कल्चर से ही हूं, मैं किसी और कल्चर से नहीं हूं। मुझे सिंदूर लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे साथ 24 घंटे नहीं रहते हैं, लेकिन मैं इस चीज को कंपलसरी नहीं मानती हूं, है ना, कि मैं सिंदूर लगाऊंगी तभी मैं शादीशुदा कहलाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसे तो मैं मंगलसूत्र भी नहीं पहनती ना। जब अब मैं तुम लड़कों से पूछ लूं कि भाई तुम लोग ना सिंदूर लगाते हो ना मंगलसूत्र पहनते हो, तो तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है, ये कोई मैं इसको प्रमाण नहीं मानती हूँ, है ना। शादी जैसा बंधन ना, मतलब लॉयल्टी और अटैचमेंट, रेस्पेक्ट, इन सब से चलता है, और ये मेरे मन में मेरे हस्बैंड के लिए काफी सारी हैं। राइट, तो मुझे आप जैसे गधों बच्चों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ तो क्या मैं अपने कल्चर को फॉलो नहीं करती हूँ क्या। बेटा मैं बहुत कल्चरल, बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा, समझ गए मेरी बात। तो इसलिए आज के बाद मेरी क्लास में ऐसा कमेंट मत करना, लास्ट टाइम छोड़ रही हूँ, नहीं तो मैं ब्लॉक करवा दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे बैच में क्लास लेना ही बंद कर दूंगी। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता है कैरियर बिल पे कि आप इस बैच में क्लास लोगे। मैं कह दूंगी भैया मुझे नहीं लेनी इसमें क्लास, कोई और टीचर से पढ़वा दो, वो पढ़वा देंगे किसी और टीचर से। राइट, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोई 19 का 20 ही होएगा बस, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे स्वाभिमान से ऊपर कुछ भी कोई बैच या कोई क्लास या कोई वो नहीं है, पैसा वैसा, है ना। आ गई ना बात समझ में। मुझे पता है ये बच्चे कुछ आए हैं 99 रुपीज वाले, जिनको मैं इतना अवॉइड भी करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। तो अगर मैंने एक बार ठान लिया ना कि मैं इस बैच में क्लास नहीं लूंगी, तो कोई माइका लाल मेरे से बैच फोर्स नहीं कर सकता है। आगे बात समझ में। फिर पढ़ लेना आप किसी भी टीचर से। मैं ये नहीं कह रही कोई टीचर और अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन टेम्परामेंट तो मेरे जैसा नहीं हो सकता है ना। राइट, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ लीजिए, अदरवाइज मैं अभी क्लास छोड़ के चली जाती हूँ, मुझे नहीं पढ़ाना। एक मैसेज टाइप करना है मुझे, इस बैच में कल से मेरी क्लास मत लगाना, बस इतना ही मैसेज टाइप करना है मुझे, और कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता इस चीज के लिए, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है मेरा। आगे बात समझ में। रेस्पेक्ट देना सीखे टीचर्स को। आइए, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तीसरा हार्मोन है जिसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, बेटा हिंदी में सेम नाम है, क्या नाम है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अच्छा कभी कभी ना इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन। ठीक है, अगला आपको लिखना है, नेक्स्ट इसके बाद लिखना है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन कौन सा बच्चों? ग्लूकागोन हार्मोन। ये सारे हार्मोन जो हैं ये किसके बने हुए हैं? ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इंसुलिन कैसा हार्मोन है? एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कैसा है? तो क्या कह देगा बेटा? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। और ग्लूकागोन कैसा हार्मोन है? ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है।
इसका मतलब ये सारे प्रोटीन से बने हुए हार्मोन होते हैं। अब फिर आप पूछो मैं प्रोटीन कहाँ से आया, तो मैंने कहा ना खाना खाते हैं। अरे डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते हैं, हार्मोन्स कम ज्यादा हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है? हाँ, तो डॉक्टर कहता है अपनी डाइट अच्छी रखो, क्योंकि डाइट में आप जो खा रहे हो वही आपके हार्मोन्स को वापस बैलेंस करने का काम कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब तीसरा जो होता है उस हार्मोन को बोलते हैं अमीनो एसिड हार्मोन। अमीनो एसिड हार्मोन, ये तो याद रखना आसान है, नाम से क्लियर है। वो हार्मोन जो किससे बने हैं? अमीनो अम्ल से बने हुए हैं, उनको अमीनो एसिड हार्मोन कहते हैं, अमीनो अम्ल हार्मोन कहते हैं। बड़ा ही क्लियर है। ऐसे हार्मोन जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अमीनो एसिड हार्मोन। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला, अच्छा ये चीज लिखने की जरूरत है कि ये अमीनो एसिड हार्मोन अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, आप देखो, देखो यहां पर आज मैं दो चार बच्चों को ब्लॉक ही करवा देती हूँ। अब आप लोग कहते हो कि मैं बहुत ज्यादा, मैम आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहती हूँ। अब देखो, रोहित पासवान, आप बहुत एटीट्यूड वाली हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। हाँ बेटा, हूं एटीट्यूड वाली, आप कम करवा लो मेरा एटीट्यूड, है ना। अब तो कभी जिंदगी में जवाब नहीं दूंगी मैं आपका। अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, लिख दीजिए। ठीक है, अमीनो अच्छा पता है, ऐसे बच्चों का मैं अगर जवाब ना दूं तो वो मुझे बार बार पिन करते हैं, पॉक करते हैं हमारे क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन में क्या है, समझ गए? क्वेश्चन में क्या है? अमीनो अम्ल हार्मोन, अमीनो अम्ल हार्मोन। भैया ये ऑनलाइन एजुकेशन ना, सच्ची बता रही हूं मैं, बर्बाद कर रही है टीचर्स को। बच्चों को नहीं कर रही है, टीचर्स को बर्बाद कर रही है। टीचर्स की रेपुटेशन खराब होती जा रही है दिन बर दिन, और मुझे नहीं रहना है ऐसी खराब रेपुटेशन के अंदर। चलिए आ जाइए, अमीनो एसिड हार्मोन के एग्जाम्पल दो ही हैं। पहला है एड्रीनिलीन, एड्रीनिलीन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनिलीन, लिखिए। और दूसरा, दूसरा जो अमीनो एसिड हार्मोन है उसको बोलते हैं नोर एड्रीनिलीन। हाँ, नोर लगा दो आगे, एड्रीनिलीन, नोर एड्रीनिलीन, हिंदी में सेम नाम है, नोर एड्रीनिलीन। ये लो बच्चों, ये मेन मेन एग्जाम्पल लिखवाए जो एग्जाम में आते हैं, आपको यही याद रखना है। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सुनो। अब मुझे बताओ, कोई आपसे पूछे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, आप क्या बोलोगे? आप कहोगे मैम हार्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मैसेज को पहुंचाते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में, है ना। किस में मिक्स होते हैं हार्मोन्स? हार्मोन्स खून में मिक्स होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? या तो प्रोटीन से, या फैट से, या अमीनो एसिड से। ठीक है मैम, अगर ऐसा हार्मोन जो फैट से बना है उसको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। एग्जांपल्स चार महीने याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओगे बेटा, अगला नेक्स्ट आप बताओगे पेप्टाइड हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बने हुए उनको पेप्टाइड कहते हैं। मैंने इंसुलिन को स्टार इसलिए किया, इंसुलिन बहुत फेमस हार्मोन है। फेमस का मतलब अपने गली मोहल्ले में फेमस नहीं है, फेमस का मतलब एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार कर दिया है। ठीक है, अमीनो एसिड हार्मोन जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तो चलिए, ये होते हैं हार्मोन्स। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड रहने चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब है ये संतुलित रहने चाहिए, ना हार्मोन कम होने चाहिए, ना हार्मोन्स ज्यादा होने चाहिए। हार्मोन्स कम है तब भी बीमारी, हार्मोन्स ज्यादा है तब भी बीमारी। ठीक है, हाँ जी मैम। चलिए, तो अब मैंने कहा था कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? 9। तो 9 में से एक एक करके पढ़ना शुरू कर दें। हार्मोन समझ में आ ही गया क्या है कैसे हैं। अब ये सारे हार्मोन आएंगे बता, एक एक करके ये सब आएंगे। ठीक है, तो आइए जरा नंबर 1 पे, एक नंबर पे लिखोगे कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्लैंड। अभी तक आधी पढ़ चुके होते अगर ये बच्चे क्लास का माहौल ना खराब करते तो। थायराइड ग्लैंड, हिंदी में थायराइड लिखते हैं या अवटु ग्रंथि लिखते हैं? अब मुझे सबसे पहले फटाक से ये बता दो, ये कहां
होती है। हाँ जी, थायराइड ग्लैंड मैम ने आपको कल पढ़ाया था, होती कहाँ है? कल की क्लास में थायराइड ग्लैंड गले में होती है, थ्रोट में होती है, गले में होती है। लेकिन मैंने कहा था कि कभी कभी एग्जाम में आता है तो नेक, गर्दन भी ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, इसको गर्दन कह देते हो, इसको गला कह देते हो, है ना। आ जाइए मैम, इंसुलिन शुगर को कैसे कंट्रोल करता है? आदित्य बेटा रुको रुको बेटा, सब समझ में आएगा, ऐसा पढ़ाऊंगे ना कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे। अब कैसी होती है थायराइड? ये दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है ना तितली है, यहाँ पे तितली लगी हुई है, बटरफ्लाई शेप की होती है ये, तितली के आकार की होती है बेटा, ऐसी बटरफ्लाई शेप की होती है। तो लिख दो जरा, इसका शेप कैसा होगा, दिखने में कैसी होती है? तितली के आकार की, बटरफ्लाई शेप में होती है। या पता है कैसी? या इसका इंटरनल सेक्शन करके पढ़ते हैं तो ऐसी दिखती है आपको, देखना ऐसी, कुछ ऐसी दिखती है। और ऐसा लग रहा है ना जैसे ये एच बना है, एच ऐसे ही होता है ना, तो इस ग्रंथि का आकार एच शेप का जैसा होता है। एच के आकार की ग्रंथि होती है, गले में होती है, तितली के आकार की भी हो सकती है, आप ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट सुनो अगला, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों ये, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। जो 9 ग्रंथियां होती, सॉरी अंतःस्रावी, नॉट बहिस्रावी, है ना, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 9 में से सबसे बड़ी कौन सी है? यही है बेटा। अब बड़ी का मतलब मैम 1-2 किलोग्राम होगा क्या? नहीं बेटा, इसका वजन होता है 300 से 400 ग्राम। अगर आपको इसका वजन लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना है तो भी ठीक है, चलेगा। वजन वगैरह नहीं पूछता है, सर पिट्यूटरी विट्यूटरी का पूछता है, वो याद करना पड़ेगा। 300 से 400 ग्राम, ठीक है। ये है थायराइड। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ थायराइड। देखो बच्चों, ऐसी होती है, 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। इस हिस्से को बोलते हैं राइट वाली लोब, इसको बोलते हैं लेफ्ट वाली लोब। ये इसका बायां हिस्सा है, ये इसका दायां हिस्सा है, और बीच वाला हिस्सा जो इन दोनों को जोड़ता है उसको इस्थमस कहते हैं। खैर छोड़ो, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। अब क्या पढ़ना है? पढ़ना यह है कि थायराइड ग्लैंड 2 तरीके के हार्मोन्स बनाती है। भैया एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाएगी? हार्मोन बनाएगी, सिंपल सी बात है। थायराइड ग्लैंड से 2 प्रकार के हार्मोन बनते हैं, आप ऐसे लिखो, थायराइड ग्लैंड कितने? 2 हार्मोन्स बनाती है, 2 हार्मोन्स बनाती है, दोनों के नाम याद रखने हैं। जो पहला हार्मोन बनता है उसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स। अरे मैम, हमने बहुत बार सुना है, और स्पेशली लड़कियों के मुंह से सुना है कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, सुनी होगी ना। हाँ, वो यही थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड हार्मोन्स 1 नंबर पे लिखिएगा, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। हाँ जी मैम। दूसरी तरफ लिखना है आपको, थायराइड ग्लैंड से एक दूसरा हार्मोन बनता है जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। यह हार्मोन के नाम है, ऊपर लिख दिया है तो समझना पड़ेगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड जो होती है ना बेटा, वो 98% में थायराइड हार्मोन्स बनाती हैं, और सिर्फ 2% में कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाती हैं। इसका मतलब मैम, थायराइड ग्रंथि से मुख्य तौर पे निकलने वाले मेन हार्मोन कौन से हैं? थायराइड हार्मोन से। जी हाँ मैम, ठीक है। और इन्हीं थायराइड हार्मोन्स को कभी कभी कुछ किताब वाले लिख देते हैं थायरोक्सिन हार्मोन्स। क्या लिख देते हैं? थायरोक्सिन, थाइमोसिन नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन्स। तो वो भी इसी का नाम है बेटा। थायराइड हार्मोन्स लिखो या थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन लिखो, बात बराबर है। अरे मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ मैम, आ तो गई है समझ में। क्या मैंने कहा? थायराइड ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, वो 2 प्रकार के हार्मोन बनाती है ना। कौन कौन सा? पहला है थायराइड हार्मोन्स, 98% में थायराइड हार्मोन्स बनाती है, और सिर्फ 2% में कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाती है।
अब इस कैल्सिटोनिन को छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन तो ये है ना, मेन तो ये है ना, 98% में ये बन रहा है। तो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलते हैं। अब ये थायराइड हार्मोन्स भी दो प्रकार के होते हैं। कल की क्लास में एक बच्चा कमेंट कर रहा था ना कि मैम मुझे ये बता दो आप कि T3 और T4 क्या होता है। मैंने कहा था इंतजार करो सही समय का, मैं आपको बता दूंगी T3 T4। बेटा T3 और T4 हार्मोन्स के नाम है, और किस प्रकार के हार्मोन है ये? थायराइड हार्मोन्स है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया T3 और T4 हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो थायराइड ग्रंथि बनाती है। अब मैम ये T3 नाम क्यों पड़ा और T4 नाम क्यों पड़ा, तो आइए इसके पीछे का इतिहास बताते हैं आपको। तीन होते हैं केमिस्ट्री में, तो तीन को हम क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। तीन को ट्राई कहते हैं और चार को टेट्रा कहते हैं केमिस्ट्री में। जी मैम। अब आओ जरा मैं आपको एक बात बताती हूं, इधर आइए जरा। जो थायराइड हॉर्मोन्स है ना, इनको बनने के लिए दो चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए आयोडीन। कितने बच्चों ने सुना है नमक अच्छा ही खाओ भले कम खाओ? अच्छे का मतलब क्या होता है? आयोडीन से भरपूर नमक खाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा? गोइटर रोग हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? गोइटर रोग हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा। शायद आपने सुना होगा। हम जो नमक खाते हैं उस नमक में आयोडीन पाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। हम जो नमक खाते हैं, कभी नमक की थैली देखिएगा, उसके पीछे लिखा हुआ होता है KI। KI का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका मतलब इसमें आयोडीन है ना, आयोडीन है। और ये आयोडीन हमारे खून में घुलेगा, घुल के कहां आएगा? थायराइड ग्रंथि के पास आएगा। जी मैम, आ गया। तो इन दोनों हार्मोन्स को बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक मिनरल की, एक खनिज की, और उस खनिज का नाम क्या है? आयोडीन। तो मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। तो हाँ जी, आयोडीन कौन सी ग्रंथि के लिए जरूरी है? थायराइड ग्रंथि के लिए। आयोडीन कौन से हार्मोन्स को बनने के लिए चाहिए? थायराइड हार्मोन्स, T3 T4 हार्मोन्स को बनने के लिए चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अब चाहिए। अब दूसरा सुनो, इन हार्मोन्स को बनने के लिए एक दूसरी चीज चाहिए होती है जिसको बोलते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड। क्या चाहिए होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड। मैंने थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के बोली थी एक बात। क्या बोली थी? कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स अमीनो एसिड से बनते हैं। तो बेटा टायरोसिन क्या है? टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो अम्ल है। ये अमीनो एसिड जो है वो थायराइड हॉर्मोन्स बनाता है। तो जैसे ही हमारी थायराइड ग्रंथि के पास आयोडीन आ गया और टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड आ गया, तो अब क्या होगा? सुनिए, इस T3 की फुल फॉर्म लिख रही हूं मैं, ट्राई आइडो, ट्राई आइडो टायरोसिन। टायरोसिन ये इसकी फुल फॉर्म है। देखो, ट्राई का मतलब होता है जब तीन आयोडीन एक अमीनो एसिड जिसका नाम क्या है? टायरोसिन, इसके साथ जुड़ेंगे तो एक प्रकार का थायराइड हार्मोन बनेगा, उसको T3 कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि T3 की फुल फॉर्म क्या है? ट्राई आयोडो टायरोसिन। क्या है? ट्राई आयोडो टायरोसिन। ठीक है। और ऐसे ही T4 की फुल फॉर्म होती है टेट्रा आयोडो टायरोसिन। यानी कि जब चार आयोडीन के मॉलिक्यूल एक टायरोसिन के साथ जुड़ते हैं तो वो T4 बनाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म लिख दो, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा आइडो टायरोसिन। ये लो। अब समझ में आया कि ये T3 T4 क्या है? बेटा T3 और T4 एक प्रकार के थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्रंथि बनाती है। बस इन थायराइड हार्मोन को बनने के लिए दो चीजें चाहिए,
तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि आयोडीन किस हार्मोन को बनने के लिए चाहिए, थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को आयोडीन चाहिए होता है। ये आयोडीन हम नमक से लेते हैं, नमक में पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में आयोडीन होता है। दूसरा एक अमीनो एसिड होता है जिसको टायरोसिन कहते हैं। ये अमीनो एसिड और आयोडीन जैसे ही आता है, तो जब 3 आयोडीन एक टायरोसिन के साथ जुड़ते हैं तो T3 थायराइड हार्मोन बन गया। और जब 4 आयोडीन एक टायरोसिन अमीनो अम्ल के साथ जुड़ते हैं तो T4 बन गया। अब ये T3 और T4 होते क्या हैं? ये थायराइड हार्मोन से, थायराइड हार्मोन से। आगे ही बात समझ में? तो T3 और T4 किसने बनाया? थायराइड हार्मोन ने बनाया। ठीक है। अब कुछ किताब वाले इसे ट्राई आयोडोथायरोक्सिन भी बोल देते हैं। ऊपर मैंने लिखा तो है, थायराइड हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, लिखा तो है। ठीक है, हो गया। ठीक है, बोल सकते हैं बेटा, कोहिनूर बिल्कुल बोल सकते हैं। अब मैम बन गए हार्मोन T3 T4। अब कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे ना ये, तो आइए जरा इनका काम बताती हूं मैं आपका। क्या काम करते हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं। सबसे पहला काम लिखो, ये वाटर बैलेंसिंग का काम करते हैं। हाँ जी, वाटर बैलेंसिंग इन ह्यूमन बॉडी। पहला फंक्शन लिखो, ये मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखते हैं। लिख दीजिए, ये मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखते हैं। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का काम कौन से हार्मोन का होता है, तो आप क्या करके आओगे बेटा? थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? T3 एंड T4। पहला काम वाटर बैलेंसिंग। हाँ जी मैम, ठीक है। अब पानी कितना हमारे शरीर में? 68 से 70% तो पानी पानी होता है ना। दूसरा काम लिखिए, इट रेगुलेट्स। ये मेन काम है, मैं इसको पहले स्टार कर देती हूँ। मेरी क्लास में स्टार का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक रेट। ये मेन काम है बेटा इनका। ये मेटाबॉलिक रेट पर संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। या हिंदी में लिखिए, ये हार्मोन ये क्यों लिखा? 2 हो गए बेटा, T3 T4। ये हार्मोन चयापचय दर पर संतुलन बनाए रखते हैं। अब मुझे पता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है ना, और बहुत जोर से आ रहा है, और आना भी चाहिए। अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके आना चाहिए। मैम ये मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? बेटा दोनों के काम है, ये T3 के काम नहीं है। ये T3 T4 दोनों के एक साथ एरो लगाया है ना, दोनों के काम यही है। दोनों एक ही काम करते हैं, अलग नहीं करते। ठीक है, अब सुनो जरा, मैम ये मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? चलिए आपको समझाते हैं। एक दिन में हमारे शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मिला के मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। हमारे शरीर में एक दिन में जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ मिला दो तो उसे मेटाबॉलिज्म, चयापचय नाम दिया जाता है। अब आप कहोगे हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन? जी हाँ, आप खाना खाते हो, वो खाना पचता है, डाइजेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया है ये, है ना। तो आपको याद रखना है कि हमारे डाइजेशन को कितना खाना खा रहे हो, कितना पचेगा, कितना नहीं पचेगा, कितना एक्सक्रीशन उत्सर्जन में जाएगा, कितना शरीर के अंदर रहेगा, ये सारा काम किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? थायराइड हार्मोन्स के द्वारा। ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि किस रेट से कितना खाना पचेगा, कितना रेस्पिरेशन, कितना ग्लूकोज टूटेगा हमारी सेल्स के अंदर, है ना, कितना एक्सक्रीशन उत्सर्जन होगा, कितना खाना वेस्ट फूड में जाएगा, कितना बॉडी के अंदर रहेगा। और जो शरीर के अंदर रहता है वही तो लगता है बॉडी को, जो बाहर निकल गया वो थोड़ी ना लगेगा।
तो ये मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अरे आम भाषा में समझ लो, आपने तो खाना खा लिया, ठीक है, अब उसमें से कितना खाना पचेगा, कितना खाना हमारे बॉडी के अंदर रहेगा पचा हुआ भोजन, कैसे उसका अवशोषण होगा, कितना बाहर जाएगा, कितना आपने तो सांस ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया सांस में हवा के थ्रू, लेकिन उस ऑक्सीजन से कितना ग्लूकोज टूटेगा, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम इन हॉर्मोन्स का है। किसका? थायराइड हॉर्मोन्स का। तो और अच्छे से समझाऊं, हमारे अंदर का जो सिस्टम है उसको सही चलाने का काम करते हैं। बस ये समझ लो आप, हमारा शरीर एक मशीन है, मशीन की तरह काम करता है अपना अंदर का शरीर पूरा, बस उस मशीन को सही से काम करवाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल सुनो, तीसरा काम इसका सुनो, ये क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हाँ, ये हॉर्मोन्स शरीर के तापमान पर संतुलन बनाए रखते हैं, लिख दो, शरीर के तापमान पर संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। अब मुझे सभी लोग कमेंट करके ये बताओ, हमारे शरीर का आंतरिक तापमान कितना होता है? संतुलन बनाए रखना, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जी हाँ, चलिए बताइए, तो जितना भी हमारा टेम्परेचर होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास से ही, ना, तो उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम इन्हीं हार्मोन का है। अगला काम, नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स ऑन या इट रेगुलेट्स BMR। अब बात फंस गई, ये BMR क्या होता है? BMR, पहले तो ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म लिखो, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट हिंदी में लिखा जाता है आधार उपापचयी दर। क्या लिखा जाता है? आधार उपापचयी दर। बेटा एक होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वो निकाली जाती है आपकी हाइट और आपके वजन से। अब ये है BMR। BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर। अब ये BMR होता क्या है, इसको मैं अगली स्लाइड पे समझाती हूँ। 2 बार बताऊंगी, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ देना, आपको तो रट्टा लगाना है कि ये BMR को कंट्रोल करते हैं। बस अब सुनो, मैम आयोडीन क्या है? बेटा आयोडीन एक मिनरल होता है, एक खनिज तत्व होता है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वैसे आयोडीन है बेटा, है ना। चलिए सुनो, अब क्या है, आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सेल्स के पास ग्लूकोज होता है और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ता है, तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनती है, यहाँ पे ऊर्जा बनती है। बस उस ऊर्जा को नाम हम क्या देते हैं? ATP। ये रासायनिक अभिक्रिया है, और मैंने कहा था रासायनिक अभिक्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? थायराइड हॉर्मोन्स करते हैं। ये कहाँ हो रही है ये केमिकल रिएक्शन? ये हमारी सेल्स में हो रही है, ये हमारी कोशिकाओं में हो रही है। तो अब मेरी लाइन को ध्यान से सुनना, मैं बोल रही हूं BMR क्या होता है, कितना ऑक्सीजन आएगा, कितना ग्लूकोज टूटेगा, टूटने से कितना कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर, सेल से बाहर निकलेगा, और कितना एनर्जी हमारी ये सेल खर्च करेगी, और कितना एनर्जी ये स्टोर करेगी। आप जानते हो ना, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है, इसलिए उसे ऊर्जा घर या एनर्जी हाउस कहते हैं। मैं एक बार फिर से समझा रही हूं, सेल्स कितना ऑक्सीजन से कितना ग्लूकोज तोड़ेंगी, कितना कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलेगा, कितना एनर्जी सेल अभी खर्च करेगी, कितना एनर्जी स्टोर करेगी, इस सारी चीज को, जिस रेट से ये चीजें हो रही होती हैं, इसी को BMR कहते हैं, इसी को आधार उपापचयी दर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। बेटा इसका नहीं समझ में आया, छोड़ दो। आपसे बस एग्जाम में इतना पूछा जाता है, सुनिए जरा क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आता है हमारे बॉडी में वाटर बैलेंसिंग पे कौन से हार्मोन काम कर सकते हैं। ऑप्शन में हुआ थायराइड, करके आ जाना।
दूसरा, आपसे एग्जाम, ये बहुत बार आता है, एनडीए के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये वाला। कौन से हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करते हैं? ठीक है, कौन से हार्मोन चयापचय दर पे संतुलन बनाए रखते हैं? थायराइड हॉर्मोन्स। ये मैंने पहले ही स्टार कर दिया है, देख लो चाहे आप, ये एग्जाम में आता है बेटा। ठीक है, तीसरा आपसे पूछे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या थायराइड हॉर्मोन्स का योगदान होता है? आप कहोगे यस। और चौथा पूछे कौन से हार्मोन बीएमआर को कंट्रोल करते हैं? आंसर थायराइड हॉर्मोन्स हो जाएगा। और थायराइड हॉर्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? T3 और T4। इन दोनों का यही काम है, इन दोनों का यही काम है। इसीलिए अगर आपने कभी थायराइड का टेस्ट करवाया है तो रिपोर्ट में T3 भी लिखा हुआ आता है, T4 भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, हाँ जी मैम। अब आ जाइए जरा, अब बात यह है कि मैम अगर कभी ये थायराइड हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि इनका संतुलन बिगड़ जाए, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। अच्छा, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस क्यों होते हैं? आपको स्ट्रेस है, किसी भी चीज का तनाव है, आपको रात में नींद अच्छी नहीं ले रहे हो, ठीक है, डाइट अच्छी नहीं रख रहे हो, है ना, आपका बॉडी का वजन बढ़ा हुआ है, बीएमआई आपका सही नहीं चल रहा है, आप बहुत दिनों से लगातार आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, रक्तदाब की प्रॉब्लम है, आप एक अच्छा लाइफ साइकिल नहीं फॉलो करते हैं, यानी कि योगा मेडिटेशन में से कुछ नहीं करते हैं, आप अपने शरीर के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, है ना, और आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, आप अच्छा खाना पीना नहीं यूज करते हैं, तो बेटा ये हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनका संतुलन बिगड़ जाता है। और सबसे ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं लड़कियों में। आपको एक बात बता दूं, एक लड़का और एक लड़की में हार्मोनल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लड़कियों में लड़कों की तुलना में ज्यादा हार्मोन बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि लड़कियों में हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, पीरियड्स चलते हैं उनके 3-4 दिन, तो पीरियड्स के लिए भी अलग से हार्मोन होते हैं। तो ये जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगी ना आगे, कि जब एक लड़की के पीरियड्स चल रहे होते हैं उस समय उसके हार्मोन्स सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, इसीलिए उस समय लड़की का मूड चिड़चिड़ा रहता है ना, और उस समय लड़कियों का बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। और जब एक लड़की मां बनती है तो उस समय तो उसके अंदर हार्मोन्स की उथला पुथली चलती रहती है बस। तो लड़कियों के शरीर की और लड़के के शरीर की तुलना जब हार्मोन्स के मुकाबले में करते हैं तो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बेटा। लड़कों को ना पीरियड्स आते हैं, ना उन्हें बच्चा पैदा करना है ना, तो उनके जीवन के कुछ घंटे नहीं, बहुत सारे घंटे जो दिनों के बराबर हो गए हैं, वो तो वैसे ही हट गए इन दो तीन चीजों से, है ना। तो बेटा इसीलिए हम कहते हैं कि एक महिला के शरीर में हार्मोन्स बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं। कभी सुना है इस लड़के के हार्मोन इम्बैलेंस हो गए? होते हैं, ना के बराबर, ना के बराबर। जबकि लड़कियों के हार्मोन्स बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हर महीने 28 दिन पर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो उस समय हार्मोन की उथला पुथली चलती है, बहुत सारे हार्मोन नए नए बनते हैं उस समय, है ना। तो बेटा वो हार्मोन्स कम ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम लड़कियों को लड़कों के मुकाबले में ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ऐसा नहीं है कि लड़कों में नहीं हो सकती है, होती है, लेकिन लड़कियों में ज्यादा होती है। और यही रीजन है, आप सुनते हैं कि फलाना लड़की को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आप बहुत कम सुनते हैं कि फलाना लड़के को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, है ना। चलिए अब आ जाइए, यहां पर आपको बताते हैं कि अगर ये थायराइड हॉर्मोन्स इंबैलेंस हो जाएं, कम ज्यादा बने, तो बेटा जब जब हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है तब तब बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो आइए जरा, अगर थायराइड हॉर्मोन्स कम हो जाए तो क्या हो जाए, और थायराइड हॉर्मोन्स ज्यादा हो जाए किसी इंसान, मैं इंसान बोल रही हूं, इंसान तो लड़का भी है लड़की भी है, दोनों ही है ना। चलो लिखो थायराइड हॉर्मोन्स, ऊपर लिखना थायराइड हॉर्मोन्स। और थायराइड हॉर्मोन्स में दोनों हैं, देखो अभी मैंने कैल्सिटोनिन की बात नहीं करी है, अभी मैं सिर्फ थायराइड हॉर्मोन्स की बात कर रही हूँ जो 98% में बन रहे हैं।
और जो कितने प्रकार के हैं, 2, T3 एंड T4, है ना। मैं भी इनकी बात कर रही हूँ, कैल्सिटोनिन पे तो आऊंगी मैं अभी। मैम TSH क्या होता है बेटा? TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो यहां नहीं बनता, वो पिट्यूटरी में बनता है रविता, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी रुको, तुम लोगों की प्रॉब्लम है, तुम लोग मेरे से आगे चलते हो बस। थायराइड हार्मोन्स, अगर थायराइड हार्मोन्स का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, बच्चों हाइपो का मतलब क्या होता है? कम, सिक्रेशन का मतलब श्रावण, कब बनेगा तो उसे हाइपोसिक्रेशन कहेंगे बेटा। हिंदी में बोलते हैं अल्प श्रावण। अगर थायराइड हार्मोन्स कम बन जाए तो क्या हो जाए? बीमारियां होंगी भाई, सीधी बात है ना। बीमारियां ही तो होंगी। अब कौन सी बीमारी होंगी तो एक एक करके, मैम बहुत सारी हैं क्या? हाँ चलो सुनो, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं कि अगर थायराइड हार्मोन्स कम होता है तो क्या क्या होता है। सबसे पहली बीमारी होती है जिसको आप गोइटर कहते हो। गोइटर की स्पेलिंग में ER RE दोनों ही सही होता है। हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग या बोलते हैं गलगंड रोग। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इंस्टाग्राम आप लोग भी चलाते होंगे, है ना। और वहां पर आप देख रहे होते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा गोइटर फैलने वाला है आज के 5-7 दिन बाद। ऐसा आपने सुना होगा, है ना, कि इंडिया में बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, 5-7 साल के बाद बहुत ज्यादा गोइटर के पेशेंट मिलने वाले हैं और डे बाय डे इंक्रीज भी हो रहे हैं। ये बात हद तक सही है बेटा ये। चलो अब आओ, ऐसा क्यों होता है? गोइटर किसकी कमी से होता है? गोइटर होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। जब आप ऐसा नमक नहीं खाते हैं जो आयोडीन से भरपूर हो तो बेटा आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। अब आयोडीन की कमी यानी T3 T4 हार्मोन ठीक से नहीं बन पाएंगे। अरे अभी तो बताया, आयोडीन क्या करता है? आयोडीन जरूरी है T3 और T4 को बनाने के लिए। इसका मतलब मैम मैंने तो आयोडीन खाया ही नहीं, तुमने नहीं खाया तो कुछ दिनों के बाद आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा। हाइपो का मतलब कम बनेगा ये, और कम बनेगा तो उस बीमारी को हम गोइटर बोलेंगे, उसे घेंगा रोग बोलेंगे। अब इस घेंगा रोग में क्या होता है, चलो आपको फोटो दिखाते हैं गूगल पे, है ना। गूगल पे आपको मैं दिखाती हूं कि होता कैसे है गोइटर। गोइटर में होगा क्या? देखो बेटा, पहले गोइटर बहुत ज्यादा था। जब लोगों को नमक के बारे में नॉलेज नहीं था तो बहुत ज्यादा गोइटर था, लेकिन बीच में हम सब लोग टाटा नमक खाने लग गए। टाटा नमक में आयोडीन अच्छा आता है ना। चलो ये देखो, ऐसा होता है गोइटर, देख पा रहे हो? इस गोइटर में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, ऐसा गला सूज जाएगा, गले में पस पड़ जाएगा, फिर सर्जरी करनी पड़ती है बेटा, ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसा होता है बेटा, ऐसा हो जाता है। ये देख रहे हो, इसका गले वाला पार्ट सूजा हुआ इस लड़की का, तो यहीं पे तो थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि के बाहर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है क्योंकि उसकी सेल्स मांगती हैं आयोडीन, और आयोडीन आप खाते नहीं हो बाहर से। फिर ये गले वाला पार्ट सूज जाएगा। अब तुम ये सोचो, गले वाला पार्ट सूजेगा, ये भारी होगा, तो गले में तो आपकी सांस नली होती है, तो श्वास नली के ऊपर जोर पड़ेगा इसका वजन बढ़ने की वजह से, और श्वास नली चिपक सकती है, तो इंसान के बॉडी में सांस नली ही खराब हो जाएगी। अब सांस नली खराब होगी जिसे श्वास ले रहे हो तो क्या होगा फिर, तुम खुद सोचिए, है ना। तो ये होता है आयोडीन। ऐसा आयोडीन ना खाने से ऐसा गोइटर घेंगा रोग हो जाता है। तो आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और जब आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है, अल्प श्रावण होता है, कम बनते हैं। सिम्टम्स नहीं आते एग्जाम में, नहीं लिखने की जरूरत। अब आपने मैम ऐसा क्यों बोला कि इंडिया में गोइटर के क्राइसिस आने वाले हैं 4-5 साल बाद? हाँ, आजकल लोग खाते हैं सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, सेंधा नमक। आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, हिमालय सॉल्ट, इन सब में ना आयोडीन ना के बराबर होता है, ना के बराबर। इसीलिए कहते हैं व्हाइट सॉल्ट खाओ,
सफेद नमक खाओ। आई बात समझ में? क्योंकि आजकल की जनरेशन क्या हो गई है, जो बस रील्स में आ जाता है बस वही देख लेती हैं। सेंधा नमक खाने से वजन घटता है, सफेद नमक हड्डियां गला देता है, ऐसी ऐसी बातें बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो सेंधा नमक, काला नमक, पीला नमक है ना, पिंक नमक, ये सब खाना शुरू कर दिए। और इन सब में आयोडीन ना के बराबर है। और नमक बहुत जरूरी है शरीर के लिए, आपको पता है? नमक बहुत जरूरी है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, किडनी को सही काम करवाने के लिए नमक चाहिए। इसलिए कहते हैं देश का नमक टाटा नमक भैया, क्योंकि टाटा नमक में भरपूर मात्रा में, टाटा का भी सफेद वाला नमक व्हाइट सॉल्ट, उसमें भरपूर मात्रा में आयोडीन है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आयोडीन की कमी से गोइटर, घेंगा रोग हो जाता है। और इंडिया में अभी तो लोग खा रहे हैं ये सेंधा नमक, है ना, आपका, और ये ब्लैक सॉल्ट, हिमालय सॉल्ट, लेकिन इनको 7-8 साल बाद पता लगेगा कि सफेद नमक की कीमत क्या थी बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब दूसरा, थायराइड हार्मोन की कमी से दूसरी बीमारी कौन सी होती है? दूसरी बीमारी को बोलते हैं हाशिमोटो डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा? हाशिमोटो डिजीज कहते हैं। हिंदी में सेम नाम है, लिख दीजिए, हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग। अब इस रोग में, ये रोग कब होगा? ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, जब थायराइड हार्मोन्स कम बनेंगे तब होगा बेटा। और पता है थायराइड हार्मोन्स जब कम बनते हैं ना, तो इस बीमारी में क्या होता है, मैं लिख दूं आगे, थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं तब, खैर ऊपर भी लिखा हुआ है ना। तो क्या होता है, जब थायराइड हार्मोन सही से नहीं बन पाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। और ये एंटीबॉडीज पता है क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज का काम क्या बताया था मैम ने? मैम एंटीबॉडीज का तो नेचर ये लड़ना मारना, लड़ना मारना। तो पता है ये एंटीबॉडीज जाती हैं और जो थायराइड ग्रंथि के अंदर थायराइड सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स? थायराइड सेल्स होती हैं। इन थायराइड सेल्स को मारना शुरू कर देती हैं, मारना। और जब थायराइड ग्रंथि की सेल्स ही मर गई तो धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि मर जाता है। और मर गया तो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, थायराइड ग्रंथि के पास जब थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं तो इसी थायराइड ग्रंथि के पास कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो एंटीबॉडीज थायराइड ग्रंथि की सेल्स को ही मार देती हैं। तो ये तो आत्महत्या होगी ना बेटा, ये तो अपने आप को मारना हो गया ना। हाँ, थायराइड ग्रंथि ने खुद नहीं अपने आप को मार लिया। इसीलिए इसी बीमारी का दूसरा नाम होता है सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। लिखिए, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या हो जाती है इसके अंदर। हाँ, आत्महत्या, अपने आप को ही मारना शुरू कर देती है, अपने आप को ही मारना शुरू कर देती है। तो लिख दो, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, सुनो। हाशिमोटो डिजीज कौन सी ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से। हाशिमोटो डिजीज कब होता है? जब थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं तब की ज्यादा? तो मैम ने लिखा है हाइपो, अल्प, कम बनते हैं तब। या पूछेगा उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें थायराइड ग्रंथि की सेल्स अपने आप को मार लेती है, अपने आप को। उस बीमारी का नाम है हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटो रोग। बेटा एक शब्द होता है बायोलॉजी में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सुनिएगा इस शब्द का मतलब क्या है। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र। ऐसी बीमारी जिसमें हमारे शरीर की एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर दे, उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? बाहर से कोई इंफेक्शन आता है उसे मारना, मैम ने यही पढ़ाया है ना। लेकिन बेटा कभी कभी हमारे बॉडी में ऐसी ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जब हमारी मैंने कहा एंटीबॉडी का तो नेचर है मारना, कभी कभी वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर ही नुकसान पहुंचा देती हैं, हमारी सेल्स को मार देती हैं। तो इस बीमारी को हम नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे इम्यून सिस्टम ने हमें बीमारी दे दी
तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्यों है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? देखो ना, हमारी एंटीबॉडीज हमें ही मार रही हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड को मार रही हैं, सोचो आप। तो इसे हम क्या कहेंगे? हाशिमोटो डिजीज इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून रोग है। ठीक है, आगे बात समझ में? जी मैम। अब तीसरा, अच्छा टाइम हो गया, चलो तीसरी हम कल पढ़ेंगे, थायराइड हार्मोन की कमी से तीसरी बीमारी कौन सी होती है, ये कल पढ़ेंगे। अभी तो 3-4 बच्ची हैं। ठीक है।